हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आपको पूरा क्लास करना है। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक के लिंक दिए हैं, जहां से आप सभी ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी रेगुलर आप सभी को अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न है, एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है। एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, आईपी एड्रेस, यूआरएल, वेब या सर्च इंजन। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा। एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, तो याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म। तो कई बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। कई बार पूछते हैं कि IPv4 कितने बिट का होता है, IPv6 कितने बिट का होता है। तो अगर आईपी एड्रेस की बात करें तो एक तो आपका IPv4 होता है और एक आपका IPv6 होता है। IPv4 की अगर बात करते हैं तो 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और IPv6 की अगर बात करते हैं तो ये 128 बिट का होता है, 128 बिट का होता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि कितने बिट का IPv4 होता है और कितने बिट का IPv6 होता है। अगर बाइट में पूछें तो IPv4 कितने बाइट का हो जाएगा? 4 बाइट का हो जाएगा, ये 4 बाइट का हो जाएगा। और IPv6 आपका 16 बाइट का हो जाएगा। तो बाइट में अगर पूछें तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? देखिए, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर पाते हैं। अगर आपको अभी CCC-WiFi.com पर जाना है तो किसी ना किसी ब्राउजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसी ना किसी ब्राउजर की हेल्प से या मदद से ही आप किसी वेबसाइट तक जा सकते हैं। तो कौन सा एक वेब ब्राउजर है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आपका फायरफॉक्स या मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया। ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर हैं जिनकी हेल्प से हम वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगला सवाल है, एक प्रकार की वेबसाइट जहां पर किसी जनरल या डायरी की तरह प्रविष्टियां की जाती हैं। मतलब एक तरह की वेबसाइट ही होती है जहां पर किसी जर्नल या डायरी की तरह प्रविष्टियां की जाती हैं। तो ऐसी वेबसाइट को आप क्या बोलेंगे? ब्लॉग कहेंगे, ब्राउजर, हाइपरलिंक या नन ऑफ दीज। एक प्रकार की वेबसाइट होती है जहां पर किसी जर्नल या डायरी की तरह प्रविष्टियां की जाती हैं, तो उसे आप ब्लॉग बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉग ऑप्शन पहला हो जाएगा। ब्लॉग का उसे नाम दिया जाता है। ठीक है, वहां पर नई नई जानकारियां पर डे ऐड होती रहती हैं ब्लॉग में। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर जो जुड़े हुए कंप्यूटर्स पर सूचना को नियंत्रित करता है तथा भेजता है। बात हो रही है नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर, है ना, नेटवर्क के मुख्य कंप्यूटर की बात हो रही है। नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर जो जुड़े हुए कंप्यूटर्स पर बाकी के जो कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं उनको नियंत्रित करता है तथा सूचना भेजता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, होस्ट। होस्ट बोलेंगे या इसे और क्या बोल सकते हैं? सर्वर बोल सकते हैं। होस्ट या सर्वर आप बोल सकते हैं। तो नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर जो जुड़े हुए कंप्यूटर पर सूचना को नियंत्रित करता है और भेजता है, उसे होस्ट या सर्वर के नाम से जानते हैं। होस्ट या सर्वर से जो बाकी के कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको आप क्या नाम देते हैं? उनको आप क्लाइंट का नाम देते हैं या उन्हें नोड भी कहते हैं। क्लाइंट या नोड कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर की सूचना को एक्सेस करता है
तथा बिना अनुमति के उसे बदलने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर की सूचना को एक्सेस करता है और उसे बिना अनुमति के बदलने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? क्या वो डेवलपर होगा, क्या वो हैकर होगा, या कोई वायरस होगा, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर व्यक्ति की बात की गई है तो वायरस तो हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ डेवलपर और हैकर में आपको बताना है क्या हो सकता है। आगे पढ़ेंगे। जो कंप्यूटर की सूचना को एक्सेस करता है और बिना अनुमति के उसे बदलने की कोशिश करता है, इसका मतलब हैकर हो जाएगा। ऑप्शन वी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे हैकर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वर से क्लाइंट पर सूचना ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? सर्वर से क्लाइंट पर सूचना ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? अपलोड कहेंगे, होस्ट, हैकर, या डाउनलोड कहेंगे? देखिए यहाँ पर सर्वर है और सर्वर से जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है? क्लाइंट पर ट्रांसफर हो रही है, क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डाउनलोड। जैसे मान लिया आपने क्या किया, आप किसी वेबसाइट पर गए और वहां से कोई वीडियो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं, या फिर आप कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, तो जिस वेबसाइट पर आप हैं या जिस सर्वर पर आप हैं वहां से इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में आ रही है, जो कि अभी एक क्लाइंट है। ठीक है। तो वहां से इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ रही है तो इसे कहते हैं डाउनलोडिंग, है ना। आप डाउनलोड कर रहे हैं। और अगर आपके कंप्यूटर से या क्लाइंट से कोई इंफॉर्मेशन सर्वर पर जाती है तो उसे अपलोड करना कहते हैं। तो सर्वर से क्लाइंट पर सूचना ट्रांसफर होना डाउनलोड कहलाएगा, क्लाइंट से सर्वर पर सूचना ट्रांसफर होना अपलोड कहलाएगा। तो यहां पर अभी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्राउजर के प्रकार हैं, ब्राउजर के प्रकार हैं। एक तो टेक्स्ट आधारित ब्राउजर है, दूसरा ग्राफिकल आधारित ब्राउजर है, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको बताना है ब्राउजर के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार हैं। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। टेक्स्ट आधारित ब्राउजर, एक तो आपका टेक्स्ट आधारित ब्राउजर होता है और एक आपका ग्राफिकल आधारित ब्राउजर होता है। तो दो टाइप है, टेक्स्ट आधारित ब्राउजर और ग्राफिकल आधारित ब्राउजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में कि सबसे पहला ब्राउजर कौन सा है, फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है, या फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। तो ध्यान रखना है www ये फर्स्ट वेब ब्राउजर है, पहला वेब ब्राउजर है आपका www। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर आपका है मोजाइक। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजाइक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, वेब पेज के समूह को कहते हैं, वेब पेज के समूह को क्या कहा जाता है? बहुत सारे वेब पेजेज होते हैं तो उनके एक समूह को आप क्या बोलेंगे? वेबसाइट बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे वेब पेज को मिलाकर के एक वेबसाइट बनती है। जैसे एक आपकी किताब है, एक बुक है, उसमें बहुत सारे पेज होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पेजेस को मिलाकर के एक बुक बनता है, वैसे ही बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर के एक वेबसाइट बनता है। तो जो वेब पेज होते हैं, वेब पेजों के जो समूह होते हैं उनको वेबसाइट कहा जाता है, या वेबसाइट वेब पेजों का समूह होता है। जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तब यह कहलाता है। जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तो इसे हार्ड कॉपी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, प्रिंट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, हार्ड कॉपी कहते हैं। जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तो इसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। IM का मतलब है, IM का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएगा? IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग। जहां पर आप रियल टाइम में किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पर इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। जैसे अगर आप व्हाट्सएप करते हैं किसी को, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, मैसेंजर पर मैसेज करते हैं आप किसी को, तो यहाँ पर क्या होगा? ये इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आपका व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, फेसबुक मैसेंजर हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सभी क्या है? IM के एग्जाम्पल हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले प्राइमरी मेमोरी डैश बड़ी है, सस्ती है, तेज है या मंद है? सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले प्राइमरी मेमोरी कैसी है? तो आंसर हो जाएगा तेज है, फास्ट है।
ठीक है, प्राइमरी मेमोरी फास्ट है सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले। और यहाँ पर आपको बताना है डैश द्वारा यूजर की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। किसके द्वारा यूजर की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा, माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा, डॉक्यूमेंटेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से यूजर अपना वर्क करता है, यूजर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे मान लिया आपको अभी एक बायोडाटा तैयार करना है, तो बायोडाटा तैयार करने के लिए किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना पड़ेगा। और जैसा आपको पता है, अगर आप बायोडाटा बनाना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पर वर्क करना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है कि आप MS वर्ड का यूज़ करें, हो सकता है आप वर्ड पैड का यूज़ कर लें, हो सकता है आप लिब्रियोफिस राइटर का यूज़ करें। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये यूजर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CPU और मेमोरी कंप्यूटरों के एक विशेष सर्किट में उपलब्ध होती हैं, जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या ये सही बात है? आपके जब जो आपका CPU कैबिनेट होता है, उसमें आपने ध्यान दिया होगा, उसके अंदर क्या होता है, एक मदरबोर्ड लगा होता है। देखिए, जो आपका CPU होता है कुछ इस प्रकार से होता है ना, ये आपका CPU है। और इस CPU को, ये जो पूरा इसका जो कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कैबिनेट बोला जाता है। इसको, ये CPU का कैबिनेट है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक प्लेट होता है छोटा सा, उसे यहाँ बना देते हैं। ये इस प्रकार से प्लेट होता है, इस प्लेट को मदरबोर्ड कहा जाता है। इस पर छोटा सा यहाँ पे प्रोसेसर लगा होता है। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। और बाकी के यहाँ पर जो मेमोरी, जैसे आपका रैम हो गया है ना, इस प्रकार के और सारे कंपोनेंट इस मदरबोर्ड पर लगे होते हैं, इस बोर्ड पर लगे होते हैं। तो इस बोर्ड का नाम मदरबोर्ड रखा गया है। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड कहलाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। दूसरा, इस मदरबोर्ड को और क्या कहते हैं? तो इस मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, सर्किट बोर्ड भी इस मदरबोर्ड को कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश सुरक्षित होते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो निर्देश होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो कहाँ पर सुरक्षित होते हैं? कहाँ पर सुरक्षित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा रोम के अंदर होते हैं। रीड ओनली मेमोरी रोम के अंदर होते हैं। ठीक है, आपको पता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यानी कंप्यूटर जब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस सबसे पहले अपना वर्क शुरू करता है। बायोस को फर्मवेयर नाम दिया गया है, इसको फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है बायोस को। ठीक है, तो ये भी सवाल कई बार आपके एग्जाम में होता है कि जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बायोस में कौन सा प्रोग्राम एक्टिव होता है, वर्क करता है? तो बायोस के अंदर एक पोस्ट नाम का प्रोग्राम होता है, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस में पोस्ट नाम का प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है, और ये पूरे कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको चेक करने का काम करता है कि सारे कंपोनेंट सही से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। जब ये पाया जाता है कि आपके कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट सही से वर्क कर रहे हैं, तब क्या होता है, हार्ड डिस्क से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है और अब आपके लिए वर्क करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के को चलाने के जो निर्देश सुरक्षित रहते हैं, वो आपके रोम के अंदर ही होते हैं, रीड ओनली मेमोरी में ही होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, वेब पेज का एक्सटेंशन बताइएगा। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? वेब पेज का एक्सटेंशन होगा .html, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन पहला। अगला सवाल है, .net डोमेन का प्रयोग होता है। .net डोमेन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? शिक्षण संस्थान के लिए, इंटरनेट की आधारभूत संरचना व सर्विस प्रोवाइडर के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताओ .net डोमेन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरनेट की आधारभूत संरचना व सर्विस प्रोवाइडर के लिए .net का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, टेम्परेरी ईमेल सुरक्षित होता है। टेम्परेरी ईमेल कहाँ पर सेव होता है, कहाँ पर सुरक्षित होता है? इनबॉक्स के अंदर, आउटबॉक्स के अंदर, कंपोज मेल या ड्राफ्ट में? टेम्परेरी ईमेल कहाँ पर सुरक्षित रहता है?
तो ड्राफ्ट के अंदर होता है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए जब हम कोई मेल लिख रहे होते हैं, कंपोज कर रहे होते हैं, और उस समय हमें लगता है कि अभी कुछ समय के बाद में हमें लिखना है, या आप जब कंप्लीटली मेल को पूरा कंपोज करके नहीं भेजते हैं तो क्या होता है, वो ड्राफ्ट में चला जाता है। जैसे मान लिया आपने अभी कुछ मेल लिख रहे थे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या लिखना है, थोड़ा सा आपको भी टाइम लेना है, तो आप वहीं पर फिर रोक सकते हैं, और जब वहीं पर आप छोड़ देते हैं, कंपोज करना बंद कर देते हैं, तो वो जो मेल आप लिख रहे थे वो ड्राफ्ट में चला जाएगा, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, और आप वापस से ड्राफ्ट वाले फोल्डर में जाकर के दोबारा से कंपोज कर सकते हैं और आगे इसे सेंड कर सकते हैं। तो ये जो टेम्परेरी मेल होता है ये कहाँ रहेगा, ड्राफ्ट के अंदर रहेगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, वह डिवाइस जो कंप्यूटर को जरूरत पड़ने पर पावर प्रदान करती है, वोल्टेज को प्रबंधित करती है और पावर कट होने पर मदद करती है, उसे आप क्या बोलते हैं? ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को जरूरत पड़ने पर पावर प्रदान करती है, वोल्टेज को प्रबंधित करती है और पावर कट होने पर आपकी मदद करती है, कंप्यूटर की मदद करती है, उसे आप नाम देते हैं यूपीएस का। ठीक है, यूपीएस का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई याद रखना है। तो यूपीएस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजकल तो जो इन्वर्टर आते हैं उन्हीं में यूपीएस ऑलरेडी होता है ना, इन्वर्टर ही आने लगे हैं यूपीएस वाले, नहीं तो पहले अलग से यूपीएस को लगाना होता था आपके कंप्यूटर में। तो ऑप्शन हमारा डी। अगला सवाल है, इंटरनेट तकनीक में डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट तकनीक में डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, ये डीएनएस का फुल फॉर्म होता है। एक छोटी वेबसाइट के लिए आपको स्थान स्पेस खरीदना पड़ेगा, छोटी वेबसाइट आपको बनानी है, इसके लिए आपको स्थान स्पेस खरीदना पड़ेगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से, टेलीफोन एक्सचेंज से, आईएसपी से, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जो आपको स्पेस प्रदान करेगा जहां पर आप अपनी वेबसाइट का डेटा रख सके, है ना, जिसे आप होस्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? होस्टिंग भी बोला जाता है, आपको होस्टिंग लेना पड़ेगा। अगला सवाल है, कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की परमिशन देता है, अनुमति देता है? इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडेम। मॉडेम, इसे मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है, तो याद रखना है। अगला सवाल है, आईएम का मतलब क्या होता है? आईएम का फुल फॉर्म क्या होता है? शायद अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग। अगला सवाल है, ईमेल क्या है? ईमेल का मतलब क्या है? फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इंजीनियरिंग मेलिंग, इंटरनेट मेलिंग, इलेक्ट्रिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो सही इसका नाम क्या है ईमेल का? तो ईमेल का सही नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कैसा मेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ईमेल करने के लिए आपको अलग अलग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप किस सर्विस प्रोवाइडर से आप ईमेल की सर्विस लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपका ईमेल अकाउंट जीमेल पर बना हो, तो जीमेल क्या हुआ? एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको ईमेल की सेवा देता है। हो सकता है आपका याहू पे बना हो, तो याहू भी एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको मेल करने की सर्विस देता है। हो सकता है रेडिफ मेल पे बना हो सकता है हॉटमेल पे बना हो। तो अलग अलग कई सारे सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं जो आपको ईमेल की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, चाहे जीमेल से किसी को मेल भेजें फिर भी वो ईमेल कहलाएगा, चाहे याहू से किसी को मेल करें फिर भी वो ईमेल कहलाएगा, चाहे रेडिफ मेल या हॉटमेल से करें फिर भी वो ईमेल कहलाएगा, और चाहे किसी प्रोफेशनल वेबसाइट, पर्टिकुलर किसी वेबसाइट के थ्रू अगर आप मेल करें, जैसे CCC वाईफाई हमारी वेबसाइट है, तो अगर हम अपनी वेबसाइट पर ही ईमेल अकाउंट बना लेते हैं और वहां से मेल करते हैं वो भी ईमेल कहलाएगा। ठीक है, तो ईमेल का जो नाम है, ये फुल फॉर्म है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इस सर्विस का लाभ बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो प्रदान करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, बताओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट
रिले चैट। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं सर्फिंग, गैम्बलिंग, दोनों या नन ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है, इंटरनेट पर जो भी काम आप करते हैं उसे आप सर्फिंग कहते हैं। सर्फिंग करना, ऑप्शन पहला हो जाएगा सर्फिंग। ईमेल एड्रेस में पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? जो ईमेल पता होता है इसमें जो पहला वाला भाग होता है, एक तो आपने देखा होगा बीच में एक ऐसा सिंबल होता है जिसे @ बोलते हैं, इससे पहले वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूजर आईडी या यूजर नेम। क्या कहते हैं? यूजर आईडी या यूजर नेम कहते हैं। और जो लास्ट वाला होता है इसे कहा जाता है डोमेन नेम, इसे आप बोलेंगे डोमेन नेम। ठीक है, एक सही ईमेल का पता है, इसमें एक सही ईमेल का एड्रेस आपको बताना है। कौन सा सही ईमेल है? help@CCByFashi.com, help डॉट फिर @CCByFashi.com, help@/CCByFashi.com, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें एक वैलिड ईमेल कौन सा हो सकता है? ऑप्शन पहला। ठीक है, ध्यान रहे कि यूजर नेम जो आपका होता है इसके बाद में यहाँ पर क्या आता है? @ का सिंबल, और इस @ के सिंबल से पहले और बाद में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए @ के अलावा। जैसे यहाँ पे डॉट दिया गया है तो यहाँ पे बाद में / दिया गया है, इसलिए दोनों पता गलत हो गए। तो सही कौन सा है? ये सही है, वैलिड ये वाला है, help@CCByFashi.com। ठीक है, यूजर नेम में बीच में तो डॉट हो सकता है, लेकिन ये सिंबल जो @ का सिंबल है इसके आगे पीछे डॉट नहीं हो सकता है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, मॉडम एंड टेलीफोन भी होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या है? कम्युनिकेशन है, रिसोर्स पार्टिसिपेशन, ट्रस्टवर्थीनेस, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको करना है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती हैं। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती हैं ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से, टेलनेट की मदद से, डाटाबेस की मदद से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक सही आंसर आपको करना है। सही जवाब क्या हो सकता है? इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर आप जाकर उनकी सेवाएं किस प्रकार से लेते हैं, कैसे लेते हैं, किसके माध्यम से लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से, है ना। ब्राउजर, जब तक आपके पास कोई वेब ब्राउजर नहीं होगा तब तक आप किसी वेबसाइट पर नहीं जा सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला यहाँ पे है, ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से। और आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो। उसको लाइक करना है, सभी को शेयर करना है क्लास को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी मिलते रहें आप सभी को। ठीक है, बाकी सभी को टेलीग्राम से जुड़कर रहना है। और अगर आप सभी CCByFashi का एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है, वहां से आप CCByFashi का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और CCC मई बैच में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।